नमस्ते दोस्तों, श्रीमती अनुश्री के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज है एपिसोड 3 और हमारा टॉपिक है इंडियन पेरेंटिंग वर्सेस जर्मन पेरेंटिंग। और मुझे लगता है कि ये टॉपिक इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मिथ्स एज़ इंडियन पेरेंट्स हमारे मन में हैं जर्मन पेरेंटिंग को लेकर, और शायद वैसे ही जर्मन पेरेंट्स हमको जज करते होंगे। लेकिन हम यहाँ आज बात करेंगे कि हम क्या अपने आप में सुधार ला सकते हैं, दोनों तरह की पेरेंटिंग के अप्रोच में क्या अंतर है। और इस टॉपिक को लेने से मेरा मकसद ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक पेरेंटिंग ख़राब है दूसरी अच्छी है, किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊपर रखना, ऐसा नहीं है। हम कोशिश वैसे भी हमारे हर पॉडकास्ट में हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी विचार मैं आपके सामने रख रही हूँ उससे एक निष्कर्ष निकले कि हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस आज भी यही कोशिश है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक इंडियन पेरेंटिंग वर्सेस जर्मन पेरेंटिंग से। और इसके पहले कि मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ज़रूर देना चाहूँगी अपने बारे में कि मैं जर्मनी कब आई। तो मैं 2009 में जर्मनी आई। 2008 में आई गॉट मैरिड एंड देन आई केम विथ माय हस्बैंड इन 2009 बिकॉज ही गॉट अ जॉब अपॉर्चुनिटी हियर इन एलांगन जर्मनी। और यहाँ आने के बाद मुझे तो बहुत ही बड़ा कल्चर शॉक लगा। और मैं हमेशा बहुत लोगों में रही हूँ, फैमिली में रही हूँ ज़्यादातर, और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक अपने पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ। कभी हॉस्टल लाइफ भी मैंने देखी नहीं थी। तो यहाँ आकर जो लोनलीनेस और इंडिपेंडेंटली सारे काम करना, ये मुझे बहुत ही हिट किया। और मुझे एक डिप्रेशन जैसी स्टेट फील होती थी क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं है, और फिर जो काम इंडिया में बड़ी आसानी से कोई और आपके लिए कर देता है वो यहाँ आपको खुद करना होता था। तो ये मुझे ना इस बात की फ्रस्ट्रेशन भी रहती थी। तो इसी वजह से 2010 में हम वापस चले गए इंडिया, और फिर 2 साल वहाँ रहे, 2-3 साल। और वहाँ पर मैंने जॉब वगैरह भी ज्वाइन करी, और मेरे हस्बैंड सेम कंपनी में जॉब कर रहे थे। अगेन उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली फिर से, तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि हमें एक बार फिर से मौका देना चाहिए। और क्योंकि उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो डेफिनेटली लाइफ को और बेटर करने के लिए हम यहाँ वापस आए। तब मैं अपने 4 महीने के बेटे को भी लेकर आई जर्मनी में। और तब तो मैं और ज़्यादा नर्वस थी कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे तो अकेले ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो मुझे लगा अब इस बार तो एक जिम्मेदारी और है, हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज। सो मैं आई यहाँ पर, लेकिन फॉर्चुनेटली उस टाइम पर कुछ फैमिलीज से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, एंड मेरे हस्बैंड ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया तब लोगों से मिलने में, इंटीग्रेट करने में। उनके ऑफिस में जो लोग होते थे वो उनसे बात करते थे कि मेरी वाइफ है एंड शी वुड लाइक टू ना इंटीग्रेट विथ इंडियन कम्युनिटी। तो इसी तरीके से उनकी जान पहचान में मैंने अपने दोस्त ढूंढे, और कुछ लोगों से मेरी भी जान पहचान हुई, एंड इस तरीके से मेरी जर्नी जर्मनी में शुरू हुई। फिर उसके बाद जर्मन कोर्स में खुद को एनरोल करना, और धीरे धीरे मेरी आसपास की कम्युनिटी का बढ़ते जाना। और आज 2026 में मैं यहाँ पर बहुत ही मज़बूत अपनी स्थिति को पाती हूँ, जहाँ पर मैं इतने लोगों से जुड़ी हुई हूँ, इतना काम कर रही हूँ। मेरा खुद का डांस स्टूडियो मैं यहाँ पर रन करती हूँ। मैंने यहाँ पर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी जॉब की है, तो जॉब का भी अनुभव है मुझे। फिर अपना खुद का बिजनेस रन करने का अनुभव है मुझे। उसके अलावा इतना सोशली एक्टिव जो मैं हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा अनुभव है लोगों की मानसिकता का। और मैं कह सकती हूँ कि क्या अंतर है। और मुझे इसीलिए लगता है कि जो भी मेरे अनुभव हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो मुझे शेयर करने चाहिए, ताकि किसी भी एक इंसान की लाइफ, लाइक आई ऑलवेज से,
अगर मेरी वजह से बदलती है या उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उन्हें कुछ नई बात पता चली तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो इसी आशा के साथ आज का ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आई, उसके बाद मेरे जीवन में मेरी 2 बेटियाँ भी आईं, तो आज मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और पेरेंट हूँ, इसीलिए पेरेंटिंग पर जानना भी चाहती हूँ और जो चीज़ें मुझे अपने बारे में सही नहीं लगी, उन्हें सुधारना भी चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहती हूँ कि उन्हें क्या सुधार करना चाहिए था उस समय पे या करना चाहिए, या फिर उनके सामने भी अब जो बच्चे पेरेंट बन रहे हैं, उन्हें क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अंतर के बारे में कि अंतर क्या है दोनों पेरेंटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो पेरेंटिंग है, ऑफ कोर्स हर पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता है, चाहे वो जर्मन माता-पिता हों, चाहे वो भारतीय माता-पिता हों। मैंने कई बार भारत में बैठे पेरेंट्स से ये कहते सुना है कि अरे, विदेशों में कहाँ वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं। आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? एक माँ जो जन्म देती है अपने बच्चे को, उसे अपने बच्चे से कैसे प्यार नहीं होगा, चाहे वो किसी भी देश की हो, और एक पिता को भी अपने बच्चे से कैसे प्यार नहीं होगा। तो ये थोड़ा-सा हाँ, डेफ़िनिटली सोच में अंतर लाने की ज़रूरत है कि आप जजमेंट इतनी जल्दी पास ना करें, थोड़ा-सा समय दें। जहाँ भी जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझें, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ऐसा होता है, जिसे अपने बच्चे से प्यार ना हो। तो साइकोलॉजी का बहुत अंतर है कि हमारी जो इंडियन पेरेंटिंग है, वहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो स्ट्रिक्टनेस से रूल होता है, यानी कि ओबीडिएंट होना चाहिए आपको। और ओबीडिएंट बच्चा कैसे होगा? जब वो पलट के जवाब नहीं देगा और मैंने जो कहा उसे वो माने। और मेरी ऐसी थिंकिंग क्यों है? क्योंकि मेरा जो बिहेवियर है एज एन इंडियन पेरेंट बहुत प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे के प्रति। और मुझे ऐसा लगता है कि इसे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कितनी फ़िक्र है इसकी, और ये कितना भी बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए तो बच्चा ही है ना। ये मेरी थिंकिंग है एज एन इंडियन पेरेंट, एंड डेफिनेटली आप सब रिलेट करेंगे, जितने भी लोग इंडिया से मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आपके माता पिता ने भी आपसे कभी ना कभी तो ये कहा ही होगा कि तुम तो हमारे लिए बच्चे ही रहोगे ना, और हमारी बात सुन लो। और उसके पीछे डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि उनका जो भाव है बहुत ही प्योर है, और बहुत सारा प्यार है इसमें, बहुत सारी चिंता है, फ़िक्र है। और इसी तरीके से ये साइकोलॉजी इंडियन पेरेंट्स की होती है। वहीं जर्मन पेरेंट्स जो होते हैं, तो इनकी भी बचपन से, क्योंकि इनको इनके पेरेंट्स ने ऐसे पाला है, तो ये भी इसी तरीके से सोचते हैं कि यहाँ पर डिसिप्लिन, रूल्स और एक्सप्लेनेशन, लाइक व्हाई, व्हेन अ चाइल्ड आस्क व्हाई, दे गिव एन एक्सप्लेनेशन। तो या जैसे हमारे भारत में होता है कि अगर बड़े ने कुछ कहा और तुमने पलट के पूछ लिया, तो फिर ये तो आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी कि आपने पलट के कैसे पूछा, आपको विश्वास नहीं है अपने पेरेंट पे। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बच्चे अक्सर पूछते हैं व्हाई, व्हाई आई हैव टू डू दिस, जो हमारे साथ भी हो रहा है, क्योंकि हम इंडियन है बट हमारे बच्चे जर्मन एटमॉस्फेयर में पल रहे हैं, तो वो एज जर्मन किड्स बिहेव करते हैं। और हमें उस बात को समझना पड़ता है, और ये एक संघर्ष है एज एन इंडियन पेरेंट। तो दोनों ही पेरेंटिंग में, जैसा मैंने आपको बताया, कि रूल्स सेम हो सकते हैं बट अप्रोच अलग अलग है। प्यार दोनों तरफ है, दोनों ही पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ओबीडियंट बने, बच्चा एक अच्छा इंसान बने। लेकिन हम एज एन इंडियन पेरेंट थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और डिसिप्लिन हमारा इस तरीके का होता है कि बच्चा ओबीडियंट हो। वहीं जर्मन पेरेंट्स भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, बट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है बच्चों के साथ, और उसको वो एज एन इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं। इसी बात से दूसरे पॉइंट पर जो मैंने महसूस किया, हम आएंगे, विच इज़ इंडिपेंडेंस। अब आप सोचेंगे बच्चे के लिए कैसी इंडिपेंडेंस? जी हाँ, बच्चे के लिए भी जो इंडिपेंडेंस से मेरा मतलब है वो ये है कि पेरेंट्स, जो इंडियन पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहते हैं और करते हैं।
और जैसा कि आपने महसूस किया होगा, बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसका बैग बहुत मतलब बड़े उम्र तक माँ ही जमाएगी, माँ उसको ना टाइम पर खाना खिलाएगी, क्योंकि अगर वो नहीं खा रहा है तो पीछे पीछे उसके प्लेट लेके भी घूमेगी। देयर इज़ नो रूल कि 7 बजे बाद आपको खाना नहीं मिलेगा, या आपको अपना ये काम खुद करना है, आपको अपना बेड खुद लगाना है। और मैं आपको ये इसलिए भी बता सकती हूँ कि मैं जब बच्ची थी तो इंडिया में ही पली बड़ी हूँ, और जब मैं जर्मनी में अपने बच्चे पाल रही हूँ तो कितना फ़र्क है। मेरी मदर जर्मनी आई थी, 2 बार आ चुकी हैं अभी तक। और जब मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, मेरी बेटी और मेरा बेटा, तब मेरी मदर ने देखा जैसे मैं उन्हें ट्रीट करती हूँ, या जो मेरे रूल्स रेगुलेशंस हैं घर में। तो मेरी मदर ने बोला कि तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं, तुम तो कुछ नहीं करती थी बचपन में। और मुझे ऐसा लगा कि आप प्लीज़ ये मेरे बच्चों के सामने मत कहिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे सोचेंगे कि मम्मा तो कुछ नहीं करती थी और हमें क्यों बोलती हैं। बट आप यहाँ पर ये समझिए कि जब मैं भारत में थी, हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प थी। मेरी मदर को हाथ बटाने के लिए कई लोग होते थे, और मेरी मदर घर के काम के साथ अपने आप का भी ध्यान रख पाती थी, उनकी सोशल लाइफ भी इंजॉय कर पाती थी। वहीं जब मैं अपनी लाइफ देखती हूँ, तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो पहला पहली चाय से लेके नाश्ता, खाना, घर की सफाई, कपड़ों का धोना, उनको जमाना जगह पर, बच्चों की पढ़ाई, ना बच्चों के अपने इश्यूज़, सब कुछ मुझे यहाँ पर हैंडल करना है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। और साथ में मुझे अपनी सोशल लाइफ, अपनी वर्क लाइफ, अपने सपने, अपनी सेल्फ केयर भी मेंटेन करनी है। तो मुझे बहुत मुश्किल आती है ये सब कुछ करने में। तो मेरी कोशिश ऑटोमेटिकली ये हो जाती है कि मेरे बच्चे थोड़ा मेरा हाथ बटाएं, जो काम वो खुद कर सकते हैं उसे करें। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? बचपन से। जब मैंने उन्हें सिखाया ही नहीं कि जब वो सो के उठेंगे तो उन्हें अपना बेड खुद बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया जर्मनी में या विदेशों में, इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अकेले इतना काम मैनेज नहीं कर पाते। वहीं भारत में या तो हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प है, नहीं तो जॉइंट फैमिलीज़ हैं जहाँ पर बहुत लोग हैं लुक आफ्टर करने के लिए। तो हमारा उस लेवल पे स्ट्रेस जो है डिवाइड हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट बच्चे का सारा काम मैं खुद करूँगी। तो ये एक अंतर है दोनों पेरेंटिंग में, जो कि आपके आसपास के माहौल की वजह से और आपकी सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन की वजह से भी आता है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस सिखाई जाती है और वेट नहीं किया जाता। मतलब कि बच्चे को बार बार ये बताया जाता है, ये आप कर सकते हो, आप टाइम खुद डिसाइड करो, ये आपको कब करना है, लेकिन करना आप ही को है। और हमारी अप्रोच ये होती है एज एन इंडियन पेरेंट कि अभी तो ये बच्ची है, मैं कर लूँगी, इसे करना ही तो है ज़िंदगी भर। बताइएगा, क्या आपने कभी ये कहा है या सुना है? उसके बाद ना तीसरा जो पॉइंट है वो ये भी है कि कम्युनिकेशन, जो कि इंडिपेंडेंस और जो मैंने पहला पॉइंट बोला, उन दोनों में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है। भारतीय जो माता पिता होते हैं, मोस्टली वो बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं। ये अपेक्षा है कि मैं बोलूं तो मेरा बच्चा सुने और उसे फॉलो करे। और हो सकता है कि आजकल की जो पीढ़ी है, जो माता पिता आज की पीढ़ी में हो रहे हैं, उनमें बदलाव हो, बट ये बदलाव भी एक दूसरे को सुनकर ही आ रहा है। तो आज की पीढ़ी के जो माता पिता हैं, जो मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल होगा कि उनके माता पिता क्या कहा करते थे। और अगर आपके माता पिता उस ज़माने में भी ऐसे थे जो ये कहते थे कि नहीं, लेट्स हैव अ डिस्कशन, देन यू आर वेरी, आई वुड से लकी कि आपको उस टाइम पर ये बोलने का मौका मिलता था। क्योंकि हमसे तो यही अपेक्षा होती थी कि हम ये माने कि हमारे माता पिता जो कह रहे हैं वो सही है और हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। कई बार अगर हम उससे डिसएग्री करते हैं या करते थे तो भी। और जैसा कि मैंने कहा, जर्मन पेरेंटिंग में एक्सप्लेनेशन होती है, बच्चों से टू वे कम्युनिकेशन होता है। डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटी उम्र से अपने आप को जब इंडिपेंडेंट फील करता है तो हर बात में अपना पक्ष रखता है।
तो अब इसका कौन क्या हो गया? जैसे प्रो तो ये है कि आपने उसे इंडिपेंडेंट बना दिया है बहुत जल्दी ही, उसकी जो सोच है वो आपने डेफ़िनेटली बहुत ही सशक्त कर दी है। तो इसका जो एक इफ़ेक्ट है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको भी सुनना पड़ेगा। एज़ अ चाइल्ड ही विल से आप गलत हैं। अगर उसे लगेगा कि इस पॉइंट पे आप गलत बोल रही हैं, तो वो अपना मत रखेगा कि ये गलत है और आपको सुनना पड़ेगा। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक काफ़ी लेट ये स्टेज आई मेरी लाइफ में, जब मैं अपने शायद पेरेंट्स को बोल पाई। आई थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कि जब मैं ये बोल पाती थी कि नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा, या आप गलत हो, या आपने यहाँ पे ये गलत कह दिया। तो और यहाँ पर बहुत ही छोटी उम्र से बच्चे अपने पेरेंट्स से, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन की उन्हें आज़ादी है, वो ये कह पाते हैं। तो हमें कई बार सुनना पड़ता है और हमें कई बार लगता है कि क्या वो पेरेंटिंग स्टाइल बेटर था जहाँ पर बच्चे कुछ बोलते ही नहीं थे, वो अपने मन में ही रखते थे बात। और जैसे हमने भी रखी कई बार कि हम चाहते कुछ और थे, हमें पता था हमारे पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, तो ना तो हम में वो हिम्मत आई, और कई बार हम उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहते थे, तो हम बोल नहीं पाए। तो ये एक बात डेफिनेटली एज अ पेरेंट मेरे मन में आती है कि कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल बेटर है। जब एज अ चाइल्ड सोचती हूँ ना, तब लगता है कि यार यहाँ पे कितना अच्छा है, बच्चों को कितनी आज़ादी है, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, खुल के बोलते हैं, हर एक अनुभव शेयर करते हैं। और एज अ पेरेंट सोचती हूँ तो लगता है भारत में कितना बढ़िया था, एक बार बोल दिया यही होगा, यही करना है, बच्चा करेगा। अगर बच्चे ने बहस की तो बोलेंगे कि तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और हर्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से बच्चा बोलेगा ही नहीं। तो ये एक डेफिनेटली मेरे मन में भी द्वंद्व चलता रहता है। आप बताइएगा एज अ पेरेंट या एज अ चाइल्ड आपके क्या अनुभव हैं? उसके बाद ना मुझे एक और अंतर जो महसूस होता है वो होता है अपब्रिंगिंग का। भारतीय जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत इमोशनल है, और जर्मन की मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। एंड लेट मी टेल यू, इसका बच्चे के प्रति प्यार से कोई लेना देना नहीं है। प्यार दोनों तरफ भरपूर है। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ रही हूँ जर्मनी में, जर्मन पेरेंट्स को देख रही हूँ, इतना लाड़ बरसाते हैं वो अपने बच्चों पर। तो जब ये लोग भारत में कहते हैं ना, अरे विदेशियों को कहाँ प्यार होता है अपने बच्चों से, वो तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है कि आप कैसे जज कर रहे हैं एक माता पिता को, खुद माता पिता होके कैसे ऐसे पॉसिबल भी है। बहुत प्यार करते हैं जर्मन पेरेंट्स अपने बच्चों को, जितना हम भारतीय पेरेंट्स करते हैं। तो हमारी जैसे इमोशनल अपब्रिंगिंग है, प्यार बहुत दिखाया जाता है, इमोशनल हमारी खुद की नीड्स इग्नोर हो जाती हैं एज पेरेंट्स। हम इतना डेडिकेटेड होते हैं अपने बच्चों के प्रति। ये तो आप सभी माता पिता मानेंगे इस बात को, कि आप बिल्कुल झिझकेंगे नहीं अपनी अपनी नीड्स, अपने सपनों को एक साइड रखने में, और आप अपना पूरा जीवन अपने बच्चे को दे देते हैं। और जर्मन्स, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ओपनली डिस्कस होती है फीलिंग्स, और ये एक तरीके से मैं तो मानती हूँ बहुत अच्छा है। इमोशंस को आप वैलिड मान रहे हो एज अ मदर, मेरी इतनी ही कैपेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह आप डेफिनेटली चाहते हैं आप अपने बच्चे को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दें, बट अगर बच्चा इतना बड़ा है कि वो अपने ब्रेड पे खुद बटर लगा के खा सकता है, तो आप उसे कहेंगे कि तुम ये टोस्ट बना के खा लो, आई हैव टू स्टार्ट माई वर्क। और आप भी अपने आप को परेशान नहीं करेंगी, आप 6 बजे 6:30 बजे उठेंगी, क्योंकि जो भी आपका टाइम है कंफर्टेबल टाइम, जहाँ पर आप सारे काम मैनेज कर पाएँ। बट एज एन इंडियन मदर, मैं क्या प्रेफर करूँगी, मैं चाहे कभी भी सो रही हूँ, लेकिन मैं और 1 डेढ़ घंटा पहले उठूँगी, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे को रोटी या पराठा बेल के देना है, क्योंकि यही मैं खाती थी, और मैं चाहती हूँ कि ये खाने पीने की लेगेसी भी मैं अपने बच्चे को दूँ जीवन में, जो मैंने भी किया है एज एन इंडियन पेरेंट, मैंने भी किया है। क्योंकि मेरी मानसिकता ही ये थी कि ब्रेड क्यों खाओगे तुम सुबह सुबह, और ब्रेड तो हमारे भारत में तब खाते हैं जब कोई बीमार होता है या बेचारा इसके पास कुछ खाने को नहीं है। तो ये जो मेरी सोच है वो भी यहाँ पर आकर बदली, कि कोई बात नहीं, बच्चा अपना खुद का टोस्ट बना के खा सकता है। और आप यकीन मानिए, आज मेरी बेटी 11 साल की है और मेरा बेटा 14 साल का है, और दोनों
इंडिपेंडेंटली अपना ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। अगर चीज़ स्प्रेड, जो जर्मनी में फ्रिश केज़े बोलते हैं, अनुव्या बहुत पसंद करती है, ब्रेड पे लगाकर खा लेती है। इनफैक्ट मेरी 4 साल की बेटी को भी वो दोनों ब्रेकफास्ट करा देते हैं और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये अप्रोच। मैंने जैसे धीरे 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 काम करना चालू किया उनको इंडिपेंडेंट बनाने में, तो दोनों अपने अपने कमरों को सही रखने की ज़िम्मेदारी लेते हैं। दोनों, अगर मैं बिज़ी हूँ तो अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने की भी ज़िम्मेदारी लेते हैं। अगर वीकेंड है तो सुबह अगर मेरी छोटी बेटी जब उठती है तो उसको मुंह धुलाने से लेके ब्रश कराने से लेके दोनों में से कोई एक करवा देता है। और मैंने अपने आप को ये समझाया कि इट इज़ ओके, मैं हर जगह नहीं हो सकती हूँ। तो ये एक मुझे फीलिंग आती है दोनों पेरेंटिंग स्टाइल में जो है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इमोशनल अपब्रिंगिंग किस तरीके से है कि जब मैं बहुत सैक्रिफाइस कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं उसे मेंशन करूँगी ही आगे अपने जीवन में। मैंने तेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, मैंने तेरे लिए अपनी नौकरी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैंने तेरे लिए 4 बजे उठ के खाना बनाया, मैंने तुझे ये सब कुछ दिया जो मेरे पास नहीं था। तो इस तरीके की बातें हम अपने बच्चे को डेफिनेटली आगे कभी ना कभी तो सुना ही देते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे को इमोशनली रेज़ किया है। हमने इवन अपने इमोशंस को भी साइड में रख के इमोशंस को ही प्रायोरिटी दी है बच्चे के प्रति जो हमारे थे, कि हमने उसके लिए हर वो चीज़ की जो कई बार हमारी कैपेबिलिटी के बाहर थी या जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी हम कर रहे थे। वहीं जर्मन पेरेंटिंग जो होती है वहाँ पर क्योंकि बच्चे से टू वे कम्युनिकेशन है, तो बच्चे को ये समझाया भी जाता है कि 7 बजे डिनर टेबल पे लगेगा तो आप लोग खाओ, क्योंकि पूरा दिन किचन चालू नहीं रहेगा, आई एम नॉट फ्री। तो ये तो अच्छी बात थी जो मैंने भी सीखी और मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि अगर अभी खाना बन रहा है तो सब खा लो। और ये जो गरम रोटी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी मैंने अपनी जीवन से हटाया। मैं डेफ़िनेटली उन्हें बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। उनको बहुत शौक़ है मेरे हाथ के पराठे खाने का, रोटी खाने का। और मेरे हाथ का खाना डेफ़िनेटली हर बच्चे को अपने माँ के हाथ का खाना तो दुनिया में सबसे बेस्ट लगता है ना। तो जैसे वीकेंड है तो मैं डेफ़िनेटली उनसे पूछती हूँ, या छुट्टियाँ हैं तो रात में ही पूछ के रखती हूँ कल क्या खाओगे। और मुझे लगता है कभी भी मेरे बच्चों के मन में ऐसा नहीं आया कि किसी और की मदर उसके लिए बहुत कर रही है और मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं करती हूँ टाइम टू टाइम एंड दे अंडरस्टैंड माय लिमिटेशंस एज वेल। अभी जैसे मैं अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसके पहले मैंने उनको जो भी मुझे देना था ब्रेकफास्ट वो दिया और सेम टाइम पे दिया। अब उसके बाद जो भी बच्चा आएगा वो अपना मैनेज करेगा। अगर मेरा बेटा लेट उठा है सो ही विल ईट ब्रेड बटर वॉट एवर इज़ देयर। तो मैं अपना काम छोड़ के नहीं जाऊंगी बीच में, और मेरे से ये किसी की अपेक्षा भी नहीं है। तो डेफिनेटली भारतीय पेरेंट्स को भी मैं ये बोलूँगी कि उनके आसपास का जो माहौल है और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ है। तो जैसा कि हमने पहले भी इस पे बात की कि ये सब आसपास के माहौल से भी बहुत रेगुलेट होता है। और फिर यहाँ पर जब बच्चा आता है, अभी अगर मैं बात करूँ बड़े बच्चों की जो यहाँ पर पीएचडी के लिए आ रहे हैं या मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, फर्दर एजुकेशन के लिए जो बच्चे आते हैं भारत से, तो उन बच्चों का जो स्ट्रगल है, अगर वो इंडिया में इस तरीके से पला बढ़ा है कि वो अपने काम खुद कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहा था, जो कि बहुत कम है इंडिया में ऐसे बच्चों की, अगर आप सोचें कि गिनती, क्योंकि मोस्टली बच्चे बहुत लाड़ प्यार में ही पले होते हैं। मैं जितना अपने आसपास देख रही हूँ कि मुझे अगर 10 लोग ये कहते हैं कि मेरी माँ ने पहले से उठ के लिए मेरे लिए नाश्ता रेडी किया है, मुझे तो मेरी मम्मी ने इतना लाड़ किया है, पापा ने इतना लाड़ किया है, तो उनकी संख्या ज़्यादा है। और एक दो मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो बहुत छोटी उम्र से अपने सारे काम खुद करते थे। तो उन लोगों को फिर भी थोड़ी कम तकलीफ़ आती है यहाँ आने के बाद। पर जो मेरे जैसे बच्चे हैं जो बहुत ही इमोशनली और एक्स्ट्रा लाड़ प्यार में या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में पले बड़े हैं, उनको डेफिनेटली दिक्कत आती है। तो एज़ पेरेंट्स आपको ये समझना ज़रूर चाहिए कि आपका बच्चा जब भारत से बाहर जा रहा है, अभी मैं जर्मनी में हूँ तो हम सिर्फ जर्मनी की बात करते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा मास्टर्स के लिए यहाँ आ रहा है तो उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी एक नए संघर्ष से जुड़ रही है।
तो आप उसे बार-बार ये ना कहें कि तुम्हारे जर्मनी में तो ऐसा होता है, देखो हमारे भारत में कितना अच्छा है। ये करके आप उसका जीवन और कठिन बना रहे हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी खुद अपना अनुभव करेगा और वो ऑलरेडी उस स्ट्रेस में है जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं एंड ही हैज़ टू डील विद इट। एज पेरेंट्स आपकी ज़िम्मेदारी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को बोलें कि जाओ और जो नए भी परिवर्तन तुम्हें देखने मिल रहे हैं उनमें अच्छा जो लगे उसे सीखो और जो बुरा लग रहा है उसे इग्नोर करो। हमारी वैल्यूज़ तुम्हारे साथ हैं और जब मैं वैल्यूज़ की बात करती हूँ तो दोनों पेरेंटिंग में ये भरपूर है। जर्मन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाते हैं और यही हमारा भी तो प्राइम फोकस है ना। हमारा एक दूसरे का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, बट जीवन से हमें क्या चाहिए वो बिल्कुल सेम है। आप भी जब अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं, आपका मेन मकसद ये होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट इंसान बने, अपना कमा के खुद इस अपनी ज़रूरतों के लिए अर्न कर पाए पैसा जितना इसको चाहिए। सेम जर्मन पेरेंट्स भी चाहते हैं ये अपने भाई बहन रिश्तेदार सबका ध्यान रखे, सबसे प्यार से बात करे, सबसे तमीज़ से पेश आए। यही जर्मन पेरेंट्स भी चाहते हैं। और अब अप्रोच जो है दोनों पेरेंट्स की वो सिर्फ उनको पालने की अलग अलग है। आपको लगता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी जवाब नहीं दिया किसी भी बात का तो मैं भी नहीं दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपसे ये बोल रही हूँ, ये मैं खुद करती हूँ। मैं बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाती हूँ अगर मेरा बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बात पे आर्ग्यू हो जा रही है मेरी अपने बच्चे से और उसने मुझे, वो नहीं रेडी है मेरी बात सुनने, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इसने मुझसे पलट के सवाल क्यों कर लिया। तो जब मैं आपसे पॉडकास्ट में कोई भी टॉपिक लाती हूँ ना तो इस वजह से नहीं लाती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान हो गया है और अब आपको मुझे देना है। नहीं, मेरे जीवन में जो गलतियाँ मैंने अभी पहले कर दी उनको मैंने कैसे सुधारा ये आपको बताना चाहती हूँ और आप ना करें इसके लिए आपको आगाह करना चाहती हूँ। और अपने अनुभव जो उससे उस पर्टिकुलर सिचुएशन से मेरे जुड़े हुए हैं उससे अगर मुझे कोई बात को लेके दुख हुआ तो वो भी बताना चाहती हूँ आपको। और कैसे उसको आगे मैं हैंडल कर रही हूँ सिचुएशन को वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एज अ पेरेंट मेरी अब ये कोशिश होती है हर बार हर परिस्थिति में कि इसे मैं कैसे बेटर कर सकती थी। तो कई बार जब मेरे टीनेज में जो बच्चे आ गए हैं, जब वो मुझसे कोई बात कहते हैं जो मैं बिल्कुल भी अंदर से अग्री नहीं करती हूँ उस बात पे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम मैं थोड़ा समय दूँ और उस उनके पर्सपेक्टिव को भी समझूँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कई बार ये नहीं किया था मेरे साथ और मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी। मैं कितना सोचती थी कि काश मुझे ये समझते। तो इस बात की कोशिश हर बार मैं करती हूँ और ज़रूरी नहीं है कि हर बार पास होती हूँ, लेकिन हाँ दुख ज़रूर होता है और फिर मैं जाकर अपने बच्चों से बात भी करती हूँ। अपनी बेटी से भी बात करती हूँ अगर मैं कभी उसे कुछ बोल देती हूँ ऐसा जो बाद में मुझे लगता है कि उसे बहुत दुख पहुँचा, तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं बोलती हूँ कि बेटा मैंने ये आपको गलत बोल दिया एंड आई एम रियली सॉरी। सो ये भी मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आपको डेफ़िनेटली अपने बच्चे से बात करना चाहिए। एंड सॉरी बोलने से हमने तो ये सीखा है ना बचपन में कि हम छोटे नहीं हो जाते। तो अपने बच्चों के सामने क्या दिक्कत है? अगर आपको ये लगता है कि आपकी किसी बात ने आपके बच्चे का बहुत दिल दुखा दिया है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? एंड कई बार जब आपका बच्चा आपसे आर्ग्यू कर रहा है या आपको पलट के सवाल कर दे रहा है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है एज़ अ इंडियन पेरेंट, तो मेरी तरफ से ये सुझाव होता है कि उस समय पर आप बिल्कुल चुप हो जाइए। आप उसको ये कहिए कि ठीक है, मैंने सुन ली तुम्हारी बात, मैं कोशिश करूँगी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की, लेकिन ये बात जो तुम अभी जिस तरीके से बोल रहे हो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि ये मैंने अपने बेटे के साथ की थी एक बार कि किसी बात पर मैं उसे बोल रही थी और उसने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया और मैंने ये फ़ील किया कि मुझे बुरा क्या लग रहा है, मुझे इसका सवाल बुरा नहीं लग रहा है, मे बी मुझे इसकी टोन अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि हम जब भारत में अपने माता पिता से ऐसे टोन में तो बात नहीं करते। तो मैंने उसे बैठ के ये समझाई बात कि बेटा अब हम कोशिश पूरी करते हैं तुम्हें समझने की, पर हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि
तुम्हारी जो टोन है हमसे बात करते टाइम वो सही हो। और उसने भी इस बात को समझा और उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि हाँ मम्मा, मुझे ये रियलाइज़ हुई मेरी गलती। तो देखिए, टू वे कम्युनिकेशन से कितना फ़ायदा हुआ। तो क्या दिक्कत है अपने आप को थोड़ा बदलना पड़े तो इसी बात से जो मेरा अगला पॉइंट है वो आता है, इज़ इट ओके टू चेंज। तो ये पॉडकास्ट मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं जल्दी से जो आगे की मेरी बातें हैं वो भी कंप्लीट करती हूँ। तो इज़ इट ओके टू चेंज से मेरा मतलब है कि हम परिवर्तन से बहुत डरते हैं। और जब हमें ऐसा लगता है कि अब ये अपनी सोच हम पे थोप रहे हैं, अब क्या जर्मन हमें बताएंगे कि बच्चे कैसे पालना है। तो इस सोच को भी निकाल दीजिए अपने मन से। आप अपने दिमाग को ओपन रखिए थोड़ा। और यही मैंने भी सीखा। मेरा भी ये परसेप्शन था कि भारतीय बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को और जर्मन्स नहीं करते हैं इतना जितना, या कोई भी विदेशी फॉर एग्जांपल नहीं करता है इतना। तो इसको मैंने बदला, इस सोच को बदला। और आई एम ओपन टू चेंज जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ मुझे लगता है कि इस चेंज को लाने से मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। क्योंकि मुझे प्यार भरा माहौल चाहिए मेरे परिवार में। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ दे या मेरा बच्चा इमोशनली मेरे से दूर हो जाए। तो मैं इस पे काम करूँगी। तो अगर आपको लगता है आपका बच्चा विदेश में कहीं भी रह रहा है और आप भारत में हैं, तो आप ये समझिए कि उसको बहुत नई नई चीज़ें जानने मिल रही हैं। तो एज अ फ्रेंड आप उससे बात करिए, अच्छा वहाँ पे कैसे होता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लगातार कंपैरिजन मत करिए, अरे वहाँ ऐसा होता है देखो यहाँ तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ कमियां हैं, दोनों तरफ अच्छाइयाँ भी हैं। और मैं एज एन इंडियन अपना पर्सपेक्टिव आपको बता रही हूँ खुल के, जिससे आपके जीवन में आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। अगर आप ये करेंगे अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल कंपैरिजन भारतीय कल्चर और विदेशी कल्चर का बंद कर दीजिए। बहुत तकलीफ होती है बच्चों को, क्योंकि अब वो वहाँ गए हैं अपना जीवन बनाने, कुछ अर्न करने, कुछ जीवन में प्रसिद्धि कमाने। तो आप उस पे ज़्यादा फोकस दीजिए। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बोलना ही है, वो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। मेरे लिए भी है और मेरे पेरेंट्स के लिए भी थी। और मेरे बच्चे जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, कई बार मुझे दिक्कत आती है। और आप भी इस बात से रिलेट करते होंगे, क्योंकि बच्चा देख रहा है बाकी लोग कैसे अपने जीवन शैली अपना रहे हैं, तो उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल वेज नॉन वेज को लेके भी होती है, खाएं नहीं खाएं। तो अगर बच्चा आपका हम यहीं पल रहा है, आप इंडियन पेरेंट हैं, तो डेफिनेटली आप अपने घर में जो भी रूल्स सेट करते हैं, आप जिस भी रिलीजियस बिलीव को मानते हैं, आप अपने बच्चों को समझाते हैं। लेकिन उन्हें भी टाइम दीजिए, आप उन पे थोप नहीं सकते। मैं बहुत सालों से कोशिश करती आ रही हूँ, आगे भी करूँगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने बच्चों को समझाने की। पर वो कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना, बच्चे एंड ऑफ द डे वहाँ ढलेंगे। लेकिन एक बात के लिए मैं बड़ी थैंकफुल हूँ अब कि अब हमें अपना जो रिलीजियस बिलीव है उसको सेलिब्रेट करने के लिए काफ़ी मौके हैं यहाँ पर। जैसे मैं हिंदू हूँ, तो यहाँ मंदिर है और हम मंदिर जाते हैं, ऑफन विजिट करते हैं। आसपास की सिटीज़ में भी काफ़ी मंदिर हैं। आप किसी भी इष्ट, आपके कोई भी देवी देवता को आप मानते हैं, आप जाके वहाँ पे उनकी पूजा कर सकते हैं। आपने कोई नई गाड़ी ली है तो आप जाके अपनी गाड़ी की पूजा करवा सकते हैं, जैसे आप अपने देश में करते हैं। तो इस वजह से मेरे बच्चे थोड़े इंक्लाइंड अभी ज़्यादा हैं टूवर्ड्स माय कल्चर। पहले मैंने अपने जो मुझसे बड़े लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं कई सालों पहले, उन्होंने कहा उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था और उनके बच्चे मोस्टली पूरे जर्मन बिलीव्स में ही आ गए, क्योंकि उनके पास कम्युनिटी नहीं थी। तो अभी मैं इस पे तो नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी अभी भारतीयों की हो गई है, तो ईजी है मैनेज करना। लेकिन हाँ, इसमें भी जो रिलीजियस बिलीव है आपका, वो 100% आपका बच्चा मानेगा, ये तो भारत में भी गारंटी नहीं है। बच्चा बड़ा होने के बाद वही करेगा जो उसे सही लगेगा। ये बात आप अभी से जान लीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ खुल के डिस्कस करिए। खुल के डिस्कस करेंगे तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताएगा या बताएगी, और इस तरह से वो एटलीस्ट आपसे दूर नहीं होगा। और जितना आप उस पर थोपेंगे उतना ही वो दूर जाएगा। तो ये जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम तो दिवाली मना रहे हैं, अरे तुम लोग क्या करें, तुम्हें छुट्टी भी नहीं है। आप सोचिए कि आपने अपने बच्चे को उस एक ही सेकंड में कितना दुख दे दिया है। तो और मेरे को इस मामले में मैं अपने पापा की तारीफ करूंगी कि वो मुझे कहते थे, तू जब आएगी तभी दिवाली है, तू जब यहाँ होगी तब दिवाली है।
और मैं कहती थी, अरे पापा आज तो दिवाली है, आप तो कितना एंजॉय करो। बेटा ये तो त्योहार है, ये तो आज का दिन है, मनाना है, पर हमारे लिए तो दिवाली तब है जब तू आएगी। एंड वाकई में मैं जब भारत गई, मेरी मम्मी ने ढोल बजवाए मेरे लिए। तो ये आप भी कर सकते हो ना। दिवाली तब मनाओ जब आपका बच्चा आए, उसे ये महसूस ही मत होने दो कि अब वो क्योंकि भारत से दूर आ गया है या आ गई है तो मतलब अब तो नुकसान ही हो गया है और अब उसे ये जीवन में खुशी कभी नहीं मिलेगी। वो जब तक आपकी औलाद है, जब तक आप उसके माता पिता हैं, तब तक आप जब मिलेंगे एक दूसरे से तभी त्योहार है। ये मानसिकता मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं अपने बच्चों के साथ भी करूँगी आगे, चाहे वो कहीं भी जाएं। मेरे लिए तो तभी त्योहार होगा जब वो मुझसे मिलेंगे। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगा। और जर्मन्स तो यहीं रहते हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में ये चैलेंज नहीं है, बट वो भी हमारी ही तरह सोचते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा चर्च जाए और भगवान को या जो भी उनके देवी देवता हैं उनको माने, उनके बिलीव्स को फॉलो करें। तो इसमें भी कोई अंतर नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए चैलेंज है क्योंकि हम अपना देश छोड़ के यहाँ आ गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा इस पॉइंट पे भी मैं आपको बोलूँगी। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, हर बार मैंने आपसे सर्वाइवल पर बात करी है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं और तो आप मुझसे खुल के पूछिए, और मैं कोशिश करूँगी कि इस पे आपको एक बहुत अच्छा सा जवाब दूँ जो आपकी मदद करे। और अंत में बस यही कहूँगी कि कोई भी पेरेंटिंग स्टाइल गलत या सही नहीं है, दोनों में ढेर सारा प्यार है, ढेर सारी चिंता है अपने बच्चे के लिए। तो जजमेंट मत करिए। आपके बच्चे को आपके ढेर सारे प्यार के साथ साथ आपके साथ की भी ज़रूरत है। आप उसके साथ रहिए, बने रहिए इमोशनली, जहाँ पे भी वो जाए। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। एंड ऑफ द डे आपका भी जीवन का मेन मोटिव ही ये है कि मेरा बच्चा खुश रहे। तो एज़ पेरेंट जिम्मेदारी ये है कि बच्चे को समझें हम ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने जीवन में, आप भी करिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, अगर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और अगर आपको ये अच्छे लगे मेरे पॉइंट्स तो इस पॉडकास्ट को एक लाइक ज़रूर दीजिए। इतने लोग मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बट क्या होता है मैं समझ सकती हूँ, सुनते सुनते वो लाइक बटन दबाना भूल जाते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इस लाइक बटन का मेरे जीवन में क्या महत्व है। मुझे पता चलता है कि किसी ने सुन के मेरे विचार पसंद किए और मुझे और प्रोत्साहन मिलता है अगला टॉपिक लेके आने के लिए। और इसे सभी माता पिता और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए पॉडकास्ट को। एंड मैं आशा करती हूँ कि आपने ये पूरा पॉडकास्ट एंजॉय किया। ऐसे ही आगे मैं और भी टॉपिक्स लेकर आते रहूँगी। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।